हाउ टू बी स्टे हैप्पी इन बैड सिचुएशन। कहने का मूल अर्थ है कि अपने को कैसे हैप्पी रख सकें, प्रसन्न रख सकें, खुश रख सकें, गलत या नेगेटिव या नकारात्मक परिस्थितियों में। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि क्या ये पॉसिबल है, फिर उसके बाद ये देखा जाए कि कैसे करना है। कैसे करना है पहले इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। पहले इस बारे में हम डिस्कस कर लें कि क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या नहीं। एक उदाहरण के रूप में कुछ कुछ उदाहरण के रूप में मैं प्रसंग लूंगा जिसमें हमें समझ में आएगा। श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है अगले दिन, और जिससे जैसे ही वो अगले दिन सुबह उठे उनको ये पता चला कि वनवास हो गया 14 वर्षों का। एक दो दिन नहीं, 14 वर्ष का। मतलब कि एक दिन पहले जिस व्यक्ति को ये पता चल रहा हो कि वो राजा बनने वाला है, और उसको अब आपने दूसरे दिन सुबह जैसे उठा सिंहासन की बजाय उसको जंगल में जाना पड़ रहा है। तो क्या ये सिचुएशन जो एक दिन पहले थी प्रसन्नता की या खुशी की, न्यूट्रल तो नहीं रहे होंगे वो, कि बिल्कुल खुशी ही ना कोई रही हो। क्या वही सेम सिचुएशन, क्या वही सेम स्थिति, मानसिक स्थिति सुबह रही होगी जब उन्होंने सुना होगा जंगल जाने की बात। अब ये देख लें, अवश्य दुख हुआ होगा। तो क्या वहां पर वो प्रसन्नता व्यक्त करते? अब दूसरी स्थिति पे आ जाओ। जंगल में आए एक आदमी श्रीलंका से आकर के उनकी पत्नी को किडनैप करता है और उठा ले जाता है। तो क्या उस सिचुएशन में जब तक सीता जी मिली नहीं होंगी, क्या उस सिचुएशन में वो हैप्पीनेस मोड को बरकरार कर पाए होंगे? अगर देखो, श्री राम ने लक्ष्मण जी को नाक काटने की बात की होगी, तो क्या वो प्रसन्नता या हैप्पीनेस मोड में बोला होगा कि इसको डांटो या मारो? मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी एक स्टेट, क्या वो हर एक सिचुएशन में हो सकती है? तो जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हैप्पीनेस स्टेट, हैप्पीनेस मोड में क्या हम हमेशा बने रह सकते हैं, और खास करके नेगेटिव सिचुएशन में, बैड सिचुएशन में? मेरे अपने अनुभव में नेगेटिव सिचुएशन में हैप्पीनेस नहीं रह सकती। कोई आपको थप्पड़ मार दे, थप्पड़ जड़ दे, गालियां दे दे, तो आपको रिएक्शंस होंगे ही। क्यों? क्योंकि जो सेंसेस के थ्रू आप ब्रेन के सेल्स में जिस जिन जिन न्यूरॉन्स में रिएक्शंस हुए हैं, वो उसी गाली से रिएक्ट होते हैं, और वो वही हार्मोन्स की सीक्रेशन करते हैं। वो हैप्पीनेस हार्मोन्स की सीक्रेशन नहीं कर सकते। अब बजाय कि आप ये सोचो कि ये गाली नहीं दे रहा है, ये हमें फूल फेंक रहा है, तो हैप्पीनेस या हैप्पी हार्मोन्स की सीक्रेशन होने लगे, तो इसका अर्थ है कि आप फैंटेसी में, आप कल्पनात्मक दुनिया में हैं, आप वास्तविक दुनिया में नहीं जी रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हैप्पीनेस मोड नेगेटिव सिचुएशन में नहीं रह सकती, मेरे अपने अनुभव में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मैनेजमेंट छोड़ दें। मेरा कहने का अर्थ है कि हम जो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हर समय हैप्पीनेस मोड में रहें, ये एक फैंटेसी है। ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। शायद कुछ लोग ना समझ पाए,
शायद कुछ लोग ऐसे भी मिलें कि जो ये सोचें कि शायद मैं श्री राम का विरोधी हूँ, लॉर्ड कृष्णा का विरोधी हूँ। मैं प्रैक्टिकल अप्रोच का समर्थक हूँ। मैं आइडियलिस्टिक अप्रोच जो सिर्फ इमेजिनेशन में ही सत्य दिखती है, मैं उसका विरोधी हूँ। अब इसको कैसे मैनेज किया जाए? अगर नहीं हो सकता, अगर हम ये अप्रोच हैप्पीनेस मोड अगर हम हैप्पीनेस मोड नेगेटिव सिचुएशन में नहीं ला सकते तो हम फिर करें क्या? क्या हम रोएं? क्या हम चिल्लाएं? क्या हम सिर फोड़ें? वहां पर मेरे अनुसार केवल एक सोल्यूशन है। जैसे आपको रोग होता है तो आप उसके सोल्यूशन को ढूंढते हो, हैप्पीनेस मोड को नहीं ढूंढते, सोल्यूशन के लिए कोशिश करते हैं। तो अगर आप भारतीय संस्कृति में देखो तो 5 प्रकार के अस्त्र बताए गए किसी भी एक सिचुएशन को, किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। साम, दाम, दंड, भेद और नीति। समझाने से सॉल्व करो, कुछ मनी के व्यापार से, लेन देन से सॉल्व करो, नहीं होता तो फियर का एलिमेंट दो। जैसे माँ अपने बच्चे को फियर का एलिमेंट देती है, बच्चा नहीं सोता और रात में तो क्या कहती है, लाइट बंद करके कहती है सो जाओ नहीं भूत आ जाएगा। अल्टीमेटली फियर का एलिमेंट तो दे रही हो। फियर का एलिमेंट अब डराने में नहीं पूरा, अब ये है कि उसको डर में ही ना पूरा लाइफ जीवित रखो, बट एक एलिमेंट होता है, इससे हमारे ब्रेन का मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग होता है। साम, दाम, दंड, भेद। भेद का एक्चुअल मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। हर एक सिचुएशन को समझो और फिर उसको तोड़ो। भेद से बिना अंडरस्टैंडिंग के कैसे भेद कर पाओगे? अंतर जिसको बोलते हैं। जब आप अपने बॉडी पर, अपने माइंड पर काम करने लगते हैं तो इन पांचों को यूज करते हो। एंड नीति। साम, दाम, दंड, भेद, नीति। नीति अंत में आती है, जान लो। नीति अंत में इसलिए आती है क्योंकि वो नॉलेज है। जब बच्चा पैदा होता है तो नॉलेज नहीं दिया जाता उसे कि बेटा अच्छा बोलना क्योंकि इससे परमात्मा खुश होंगे। ये सब बच्चों को नहीं ट्रेनिंग दी जाती। बच्चों को साम, दाम, दंड, भेद तक रखा जाता है। नीति 10-11 साल, 7-8 साल के बाद होता है, क्योंकि बच्चे को नॉलेज प्रैक्टिकल फॉर्म में मिलनी चाहिए, आइडियलिस्टिक अप्रोच में नहीं मिलनी चाहिए, आइडियलिज्म में नहीं मिलनी चाहिए। बच्चों को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि वो क्या करते थे, ईश्वर क्या करते थे, भगवान राम क्या करते थे, भगवान कृष्ण क्या करते थे। उनसे वो सीखने वाला नहीं है। उसको प्रैक्टिकल अप्रोच, 100 प्रैक्टिकल अप्रोच मिलती है अपने माता पिता के एक्शन से। घर में जो घट रहा है उससे मिलेगी। उससे वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होएगा, वो उसी से गवर्न होता है, वही उसके लिए नॉलेज है। तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच में जब भी आप प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं तो ये साम, दाम, दंड, भेद और नीति, ये पांचों उपयोग होता ही होता है। चाहे अपना माइंड मैनेज करने की कोशिश करें, चाहे अपनी बॉडी मैनेज करने की कोशिश करें, चाहे आउटसाइड मैनेजमेंट की कोशिश करें, चाहे चाहे आप बिजनेस का करें, चाहे आप राजनीति का करें, हर एक प्रोफेशन में इन पांचों का उपयोग होता है। मेरे अपने अनुभव में हैप्पीनेस मोड की एक्सपेक्टेशन न करें, मैनेजमेंट पर फोकस करें। अपने आप